गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 to 16 सितंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जो भी इवेंट्स है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि 15 सितंबर को आपकी क्लास ऑफ थी, इसलिए 15 सितंबर से संबंधित जो भी करंट है उसको भी आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व असम, या फिर पंजाब व जम्मू कश्मीर। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है। फ्रेंड, इस परियोजना का निर्माण कार्य 2021 में ही शुरू किया गया था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस परियोजना के काम को रोक दिया गया था। अभी हाल ही में इस परियोजना के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया गया, इसलिए ये परियोजना चर्चा में है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं क्या है। तो सुबनसिरी लोअर हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित, सीमा के साथ बहने वाली सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन गुरुत्व बांध ग्रेविटी डैम है। फ्रेंड, गुरुत्व बांध होता है जैसे वो बांध जो इसका निर्माण जो है वो पानी को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब पानी को कहीं आप एकत्रित करोगे तो उस पानी का क्षेत्र पे एक प्रेशर पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा, तो उस प्रेशर को, उस दबाव को सहन करने के लिए इस जो डैम को भारी सामग्री के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ठीक है, वो भारी सामग्री क्या होती है, जैसे आपकी कंक्रीट होती है, सीमेंट होती है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ग्रेविटी डैम का निर्माण कार्य किया जाता है। और ये कारण है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस कारण से जो इस नदी है, सुबनसिरी नदी के प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो परियोजना है वो बहते हुए पानी, रन ऑफ द रिवर परियोजना है। तो अभी हाल ही में एनजीटी के द्वारा इसको अलाउ कर दिया गया है, फिर से इसको बनाने का बोला गया है, तो इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ देखा जाए तो 2000 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना पूरा होने पर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत संयंत्र होगा। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो जल विद्युत संयंत्र होगा वो कौन सा होगा? सुबनसिरी जो है जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। इसको माना जा रहा है, इस परियोजना को 2023 तक इस परियोजना का कार्य को पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इस नदी के बारे में। तो सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी, जिसे हम स्वर्ण नदी के भी नाम से जानते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका उद्गम देख लीजिए तो ये तिब्बत के पठार से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश की मिरी पहाड़ी में प्रवेश करती है। तो उद्गम स्थल इसका तिब्बत का पठार है, और भारत में ये मिरी पहाड़ियों से, भारत में जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। और इसी के साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपका वर्क हमें ये बताना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? और ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं, उनके नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी किन दो देशों के बीच लॉन्च की गई है? रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, फ्रांस अमेरिका, भारत व जापान। तो आंसर है ए, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी लॉन्च किया गया था। फ्रेंड, ये 2018 में किया गया था, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर इन दोनों देशों की मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो आयोजित की गई थी, इसलिए ये चर्चा में है। इसके बारे में देखा जाए तो सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुरूप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप किसके बीच में है? यूएस एंड इंडिया के बीच में है। उसी के अनुरूप क्या लॉन्च किया गया है? आपका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, यानी कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, आपको ये दे देगा SCEP, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई एक शब्द मिसिंग कर देगा, उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट यही लिख देगा कि SCEP क्या है। तो आपको लिखना होगा, उसमें जो भी ऑप्शन होगा तो उसमें लिख दीजिएगा, भारत और यूएस के बीच जो है वो सामरिक ऊर्जा
भागीदारी, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है प्रश्न डायरेक्ट। तो इसको प्रश्नों को भी इस तरीके से थोड़ा पढ़ने का, जब भी आप डिटेल्स पढ़ो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप खुद देखा करो कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। यह ऊर्जा, ये जो साझेदारी के मूल में क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। तो फ्रेंड एक तरीके से जो पार्टनरशिप है ना इन दोनों देशों के बीच में, एक तरीके से एक ऐसा मंच निर्माण करने के उद्देश्य से किया गया है कि एक ऐसा मंच निर्माण किया जाए जिसपे इन दोनों देशों के जो बीच में एक दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी का निर्माण किया जाए। दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इन दोनों देशों की जो सरकारें, यानी कि सरकार से सरकार के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ इन दोनों देशों के बीच जो उद्योग हैं उन उद्योगों के बीच में बेहतर जुड़ाव की दिशा में मजबूत कार्य करना, यही एक तरीके से इस साझेदारी का उद्देश्य है, ऐसे मंच का निर्माण करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह सहयोग देखा जाए, इस सहयोग के 5 स्तंभों पर आधारित है। ये जो सहयोग है वो 5 स्तंभों पर आधारित है। ये स्तंभ क्या है, शक्ति या विद्युत व ऊर्जा दक्षता, तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, सतत समृद्धि एवं विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नए उभरते ईंधन, ठीक है, ईंधन विकल्प, जितने भी जो ईंधन विकल्प हैं और क्या क्या ईंधन के विकल्प हैं, उन पे ये मंच जो है, उससे इस मंच के द्वारा इन दोनों देशों के बीच वार्ता जो है आयोजित की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा इन 5 स्तंभों पे, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए। तो देखिए 1500 वर्ष पुराने जो है मंदिर के अवशेष जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चंदौली से, भोपाल से, एटा से या फिर पुरी से। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के एटा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1500 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, या प्राचीन मंदिर के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1500 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर अवशेष एटा उत्तर प्रदेश के बिलसड़ ग्राम से प्राप्त हुए हैं, जो एक ज्ञात गुप्तकालीन बस्ती है, ठीक है। तो एक ज्ञात गुप्तकालीन बस्ती के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए थे वो भी बिलसड़ गांव से ही प्राप्त हुए, तो यहीं से हमें मंदिर के भी अवशेष प्राप्त हुए। फ्रेंड इस मतलब ये जो क्षेत्र है, कभी यहाँ गुप्त शासकों का यहाँ पे शासन रहा होगा, उन्हीं के द्वारा ये सारे निर्माण कार्य किए गए होंगे, जो ये अवशेष अभी प्राप्त हो रहे हैं। तो यह मंदिर जो है ये अब तक का खोजा गया गुप्तकालीन का तीसरा संरचनात्मक मंदिर है, ठीक है फ्रेंड। बात करें संरचनात्मक मंदिर का, तो फ्रेंड सर्वप्रथम गुप्त शासक ही थे जिन्होंने संरचनात्मक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो संरचनात्मक निर्माण मंदिर का जो सबसे पहले कार्य शुरू करवाया था वो गुप्त शासक थे, और इसी के अंतर्गत ये तीसरा मंदिर बन गया है, ठीक है। तीसरा, तो 2 अन्य कौन से थे, 2 अन्य हैं, वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर देहात का भीतरगांव मंदिर। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, और इसमें फ्रेंड बात करें तो दशावतार मंदिर में जो भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का संभवतः पहला उदाहरण माना जाता है। जो मंदिरों में शिखर होते हैं ना फ्रेंड, उसका जो संभवतः जो पहला उदाहरण माना जाता है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है, ठीक है। यह मंदिर यानी कि जो तीसरी मंदिर अभी हाल ही में जो एटा में मिली है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे ब्राह्मण, जैनियों और बौद्धों के लिए किया गया था इसका निर्माण है, ठीक है। क्योंकि जो गुप्त शासक थे वो देखा जाए तो वो बहुत ही सहिष्णु शासक हुआ करते थे, अन्य धर्मों के प्रति भी उनकी बहुत सहिष्णुता की नीति हुआ करती थी, उनको भी संरक्षण दिया करते थे। तो यहाँ पे ब्राह्मणों, जैनियों और बौद्धों के लिए भी ये मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर की सीढ़ियों पर कुमारगुप्त प्रथम को प्रदान की गई उपाधि श्री महेंद्रादित्य और शंख लिपि शैली उत्कीर्ण है, ठीक है। तो वैसे मंदिर पूछ सकता है। चलिए आपका वर्क है हमें बताना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो इस समय वर्तमान निदेशक कौन है, और दूसरा है इसकी स्थापना कब की गई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, ठीक है, स्थापना कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा हाल ही में खोजा गया द्वीप जिसे दुनिया के सबसे उत्तरी इलाके के रूप में चिन्हित किया गया है, वो कौन सा है, ग्रीनलैंड, विंटेक द्वीप, उद्दाक या फिर क्विकटार्क अवनार लेक। तो आंसर हो जाएगा क्विकटार्क अवनार लेक जो है वो ऐसा द्वीप अभी हाल ही में खोजा गया है विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा, जो दुनिया के सबसे उत्तरी इलाके के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में देखें तो हाल ही में खोजे गए नए द्वीप क्या नाम है, क्विकटार्क अवनार लेक ग्रीनलैंड के तट पर स्थित है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, किसका इस पे समय अधिकार है, देखा जाए तो डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है इसमें, ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है किस पे, ग्रीनलैंड पे, और इसी के तट पे ये द्वीप खोजा गया है। तो इस द्वीप के बारे में बात करें तो 6030 मीटर क्षेत्रफल है इस द्वीप का, और ये समुद्र तल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है ये द्वीप।
और अब पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का सबसे उत्तर में स्थित भूभाग बन गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 6030 है। समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर है? ये ऊंचाई वाला यह द्वीप है, तो 3 मीटर ऊंचाई वाला यह द्वीप है। ठीक है, इससे पहले देखा जाए, इससे पहले कौन सा था उत्तरी स्थल भारत का, मतलब विश्व का? तो इससे पहले उडाक आइलैंड जो है वो पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में देखें तो क्विकटार्क अवनार लेक का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है ग्रीनलैंडिक में सबसे उत्तरी। ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी, ठीक है, खुले में देखा जाए तो एकदम किसी शेड के नीचे नहीं होगा, जो है किसी शेड के अंतर्गत नहीं होगा, ओपन होगा ये। तो ये कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। इसको विकसित किया गया है भारत का सबसे बड़े ओपन एयर फर्नी को। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन किया गया, रानीखेत में। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फर्नी में फर्न प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवंतपुरम में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये जो प्रजातियों का जो संग्रह हुआ है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रजातियों, फर्नी प्रजातियों का जो सबसे ज़्यादा संग्रह है वो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, जो कि कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में है। और जो उसके बाद देखा जाए जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में जो फर्नी का उद्घाटन किया गया है, वहाँ पे प्रजातियों की संख्या बड़े दूसरे नंबर पर है। हालांकि ये प्रकृति परिवेश में देश की पहली, यानी कि प्रकृति परिवेश यानी कि खुले में, ओपन में देश की पहली ओपन एयर फर्नी है जो किसी पॉली हाउस या शेड हाउस के अंतर्गत नहीं विकसित की गई है। फ्रेंड ये जो विकसित किया गया है, इसका जो विकास किया गया है वो केंद्र सरकार के एक कैंपा परियोजना है। ठीक है, कैंपा ध्यान रखिएगा। कैंपा परियोजना के तहत जो है वो उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब आपका काम ये है मुझे ये बताना कैंपा क्या है। कैंपा जो है ये जो किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? ठीक है, कैंपा। और दूसरा चीज़ है उसका उद्देश्य क्या है, मुझे आप ये बताएंगे। कैंपा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म के साथ मुझे कैंपा के बारे में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार अफ्रीका फूड प्राइज 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? संस्था को IFAD, FAD, ICRI सेट या फिर WFP। तो ICRI सेट को जो है आपको अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बारे में देख लें तो हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल, ठीक को जो है इक्रिसेट को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा के लिए अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं, इक्रिसेट के बारे में क्या है देख लीजिएगा। हैदराबाद में इसका मुख्यालय। इसके बारे में देखें तो ये गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है। इसका कार्य एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करना, और इसका जो मुख्यालय हैदराबाद के पाटम चेरू में स्थित है। मेनली ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी, और इसके कार्य तो बिल्कुल ही पूछेगा, लोगों को लगेगा एशिया, तो एशिया में नहीं है, उप सहारा अफ्रीका में भी, वहाँ के भी विकास के लिए कृषि अनुसंधान का कार्य करता है, जिसका हैदराबाद के पाटम चेरू में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा बाजरा मिशन, मिलेट मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? तो आंसर फ्रेंड इसका हो जाएगा, जिस परियोजना की शुरुआत की गई है वो है आपका छत्तीसगढ़ में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई। तो ध्यान रखिएगा, बाजरा मिशन की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा की गई है, वो आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर जो है प्रदान करना। ठीक है, एक तरीके से किसानों के आय को दुगना करने के उद्देश्य से ये जो है मिशन की शुरुआत किया गया है। किसानों की स्थिति को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है।
यह पहल राज्य को भारत का बाजरा का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ की जो राज्य सरकार है वो छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो बाजरे का हब बनाना चाहती है भारत का। इस कारण से ये मिशन का जो शुरुआत किया गया है, बाजरे मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, इस मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद से समझौता किया। ध्यान रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है वो कहाँ पे है, वो हैदराबाद बेस्ड है, उसका मुख्यालय। ये सारी चीज़ें हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। देखिए 2 चीज़ के हमें हेडक्वार्टर देखें, एक अभी देखिए यहाँ पे हैदराबाद में किसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, और फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हमें इसके भी हेडक्वार्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं आप एक जगह लिस्ट बना लिया करो, उनको डेली थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश किया करो। एक प्रश्न जरूर बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस महिला को फोर्ब्स वुमेन अफ्रीकी यंग अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स वुमेन अफ्रीकी यंग अचीवर्स पुरस्कार से इंदिरा नूई को, रविया घूर को, प्रतिभा महापात्रा को, सरिता वर्मा को। तो आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, रविया घूर को जो है फोर्ब्स वुमेन अफ्रीका यंग अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बारे में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर की महिला जो है, ये भारतीय मूल की महिला है रविया घूर को, इनको 2021 के लिए फोर्ब्स वुमेन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं और इस समय दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में है ये, और इनको फोर्ब्स वुमेन अफ्रीकी यंग अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जो मेनली ये जो उद्यमी हैं, ये सौंदर्य उत्पाद जो है ब्यूटी प्रोडक्ट का, ये इनकी पूरा उद्यमी इनका जो कंपनी है वो ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? देखिए उत्तर प्रदेश वाले स्पेशल हैं, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित ये प्रश्न भी हो गया। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? अलीगढ़, प्रयागराज, बलिया, वाराणसी। तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलीगढ़ में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो रखेंगे। किसकी आधारशिला रखेंगे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पे किया जा रहा है? अलीगढ़ में किया जा रहा है। और आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? थीरसारा परेर, एंजिलो मैथ्यूज, लथिस मलिंगा या फिर कुशाल परेरा। तो फ्रेंड लथिस मलिंगा के द्वारा जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई। इसके बारे में देखें तो श्रीलंका के स्टार गेंदबाज लथिस मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके पहले देखा जाए तो इन्होंने टेस्ट और वनडे से पहले ही इन्होंने संन्यास ले लिया था। अब देखा जाए ये पूरी तरीके से जितने भी जो क्रिकेट के प्रारूप हैं सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए इससे हमारे प्रश्न थे 10 जो कितने क्वेश्चंस थे इसमें फ्रेंड दोनों डेट के शामिल थे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस की जो है क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ खूब सारे, तो आप ही फेडअप हो जाओगे। मैं डेली क्या करूँगी थोड़ा थोड़ा, और हाँ कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मैं पुराने क्वेश्चंस को भी ऐड करती हूँ। मैंने बताया ना कि मैं 1-2 क्वेश्चंस पुराने डालूंगी ताकि आपका रिवीजन भी साथ में साथ चलता चला, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे के अंतर्गत जो पहला फैक्ट है वो हाल ही में चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 यानी कि हिंदुस्तान 228 क्या है? यह देश का पहला विंग सिविल वायुयान है। ठीक है, तो देश का पहला विंग सिविल वायुयान का नाम क्या है? हिंदुस्तान 228। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा 100 से अधिक वर्षों में असम में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। और सांप की नई प्रजाति जो असम में खोजी गई है 100 से अधिक पुराने वर्ष की, उसका नाम है रबडोफिस बिंदी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हो सकता है कि रबडोफिस बिंदी क्या है? ये एक सांप की प्रजाति है जो कि असम में हमें असम के वैज्ञानिकों को मिली है। ठीक है, असम में मिली है। पुस्तक का नाम है जिसका नाम है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। उसके लेखक कौन है? धीरा खंडेलवाल जो हैं वो उसके लेखक हैं। और इसका हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड का।
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है किसने? भूपेंद्र पटेल ने। वहां के विजय रूपाणी के त्यागपत्र देने के बाद जो है विजय रूपाणी के स्थान पर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं गुजरात के, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। लेबनान के नए जो प्रधानमंत्री हैं नियुक्त किए गए उनका नाम है नजीब मिकाती। चलिए आप मुझे बताएंगे लेबनान जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है और लेबनान जो है उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है, किस कॉन्टिनेंट में आता है, और वहाँ के जो भी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए उनका नाम है अजीज मिकाती। ठीक है, तो लेबनान के बारे में आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं किसे? अजीज अखनौज को मोरक्को के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोरक्को की राजधानी भी आप हमें बताएंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाल ही में भारत में समुद्री मामलों की वार्ता मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग आयोजित किया गया है किसके साथ? भारत ने जापान के साथ समुद्री मामलों की वार्ता जो है शुरुआत की गई। इस वार्ता में देखा जाए तो समुद्री सुरक्षा, वातावरण में विकास करना, क्षेत्रीय सहयोग जो है गतिविधियों को बढ़ावा देना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच जो सहयोग के अवसर हैं उन सारी चीज़ों के आदान प्रदान जो है इस वार्ता में शामिल किया गया। तो ध्यान रखेगा समुद्री मामलों की वार्ता जो है भारत ने जापान के साथ शुरू किया है। नेक्स्ट फैक्ट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया था, ये जुलाई में किया गया था। ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में किया गया था। ठीक है, ओपन फर्मी जो किया गया है वो भी उत्तराखंड के देखा जाए तो अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में किया गया है। और क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का भी उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। यूएस ओपन मेंस ग्रैंड स्लैम खिताब के विजेता कौन रहे हैं? रूस के डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, मेडवेदेव, इन लोग का नाम भी अजीब ही होता है। ठीक है, ये पहली बार वैसे विजेता रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है यूएस ओपन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट, इन्होंने किसको हराया है? ये नोवाक जोकोविच को इन्होंने यूएस ओपन मेंस ग्रैंड स्लैम में इनको पराजित किया है। तो उप विजेता कौन थे आपके? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, हिंदी दिवस देख लीजिए फ्रेंड, 14 सितंबर को मनाया गया था। चलिए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आते हैं। लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ हुआ। कब हुआ था? 15 अगस्त हुआ था। डेट याद रखिएगा, डेट पूछता है। चलिए आपका वर्क है कि आज उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है जो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो कितने जिलों से होकर के गुजरता है, उन जिलों के नाम आप बताएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर के जो गुजरता है, इसकी जो दूरी, इसकी जो लंबाई है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई क्या है। ठीक है, ये चीज़ बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। तो ये 22 वार्ड कौन से हैं? ये मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के जो 22 वार्ड हैं उनको पवित्र स्थल घोषित किया गया है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, वो उसने क्षेत्र में लगभग वहाँ के जो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में वहाँ पे किसी भी तरह की शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया, मांस की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में जो मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों को प्रदेश सरकार के द्वारा पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। प्रदेश में यानी कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा, 19 सितंबर को किया जाएगा। ठीक है, आरोग्य मेला का आयोजन। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में कानपुर आईआईटी ने ओवरऑल जो कैटेगरी में जो रैंक प्राप्त किया था वो 5वीं प्राप्त किया था। तो अब आपको आंसर बताना है फर्स्ट रैंक पे कौन था। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में पहली रैंकिंग में कौन था, पहले स्थान पे कौन था नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, बाकी कानपुर आईआईटी जो है वो 5वें स्थान पे था। 13 से 14 सितंबर को 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज उच्च न्यायालय में किया गया था। अब आपको बताना है कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, इसके स्थापना के बारे में स्थापना वर्ष बताना है। दूसरा चीज़, सबसे पहले इसकी स्थापना किस स्थान पे किया गया था, क्योंकि इलाहाबाद में इसको बाद में हस्तांतरित किया गया था। तो पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई थी और किस वर्ष की गई थी, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा कंटेंट। आपसे जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे मैंने आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा है, कैंपा के बारे में पूछा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा है, लेबनान मोरक्को की राजधानी पूछा है मैंने, और जो आपका और लास्ट में हमने जो ये पूछा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये सारे जो है आपके वर्क हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। बाकी आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा सा मेरी
हो सकता है कि कुछ आपको आज की क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी मेरी चीज़ों को समझाने में, थोड़ा सा बहुत क्लियरिटी से चीज़ें नहीं समझा पाई क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी आपको इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स आपकी क्लास आता रहेगा और क्लास को एंड तक देखा करिए ताकि जो भी मैं नोटिस देती हूँ क्लास ऑफ की तो वो आपको पता हो। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, मुझे भी लग रहा था कि हाँ मैंने बताया नहीं शायद क्लियर। ठीक है, तो बाकी आप क्लास को लास्ट तक देखा करें और क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।